वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 7 इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स में 3 पार्ट हैं हमारे। पहला लेजर है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है और तीसरा पार्ट नैनो मटेरियल्स या नैनो फिजिक्स इस पर बेस्ड है। तो आइए हम लेजर पार्ट स्टार्ट करते हैं पहले। और लेजर पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम यानी नील बोर का परमाणु मॉडल, इसकी स्टडी करते हैं, जो कि परमाणु की एकदम बेसिक बताता है। इसके अलावा हमें इस लेक्चर में एनर्जी लेवल्स यानी ऊर्जा स्तर, परमाणु में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट, मूल ऊर्जा स्तर, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, और फिर आयोनाइज्ड एनर्जी लेवल, आयनित ऊर्जा स्तर। फिर हम ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे, संक्रमण यानी इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो ट्रांजिशन कहलाता है ये। और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन, प्रकाश या ऊर्जा का या विकिरण का अवशोषण बाई एटम, स्पॉन्टेनियस एमिशन, विकिरण का स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोर का परमाणु मॉडल। ये नील बोर साइंटिस्ट, इन्होंने 1913 ईस्वी में ये एटॉमिक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था। तो नील बोर ने इसको थॉमसन के मॉडल को काफ़ी मॉडिफाई किया और इन्होंने अपनी जो थियरी है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, इसमें इन्होंने प्लैंक क्वांटम थियरी का इस्तेमाल किया और उसके आधार पर अपनी ये एटॉमिक मॉडल दिया। इस एटॉमिक मॉडल के अनुसार नील बोर प्रेजेंटेड फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट एटम, यानी नील बोर ने परमाणु के बारे में निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। वो 3 परिकल्पनाएं यहाँ इस प्रकार हैं। पहली पोस्टुलेट या परिकल्पना उन्होंने जो प्रस्तुत की थी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। तो परमाणु में हम जानते हैं न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित रूप से रहते हैं, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूरे न्यूक्लियस में रहते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये वही बात कही जा रही है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में ऊर्जा का बिना उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो भी नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो लगभग वृत्ताकार कक्षा में, और स्थायी कक्षा वो कहलाती है, उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन बिना किए हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बंद कक्षा में रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसको चक्कर लगाने यानी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, नहीं तो फिर आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर नहीं लगा पाएगा। तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल उसको मिलता है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले कूलाम बल या विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। तो विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच में 2 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों अलग अलग, पॉजिटिव नाभिक और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल लगता है और इसी विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से ये पहली पोस्टुलेट हो गई कि इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। द ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन। In order to move in stationary closed orbit, electron gets required centripetal force from Coulomb force acting between electron and nucleus। यानी इस तरह से इस पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी वृत्ताकार या स्थायी कक्षाओं में। ये टेम्परेरी कक्षाएं हम पोस्टुलेट 2 में देखेंगे। तो जो टेम्परेरी ये परमानेंट होती हैं स्थायी कक्षाएं, तो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरी चीज, चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कूलाम्ब फोर्स से मिलता है। तो इस तरह से हम कूलाम्ब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को, अभिकेंद्र बल को mv² r लिखेंगे। कूलाम्ब फोर्स हमारा 1/4πε0
Ze²/r²। जेड क्या है? परमाणु का एटॉमिक नंबर, हमारे एटम का एटॉमिक नंबर है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, तो जेड से हम मल्टीप्लाई कर दें E², तो ये प्रोटॉनों का चार्ज, हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरह से ये हमारा कूलम्ब फोर्स आ गया। तो जितने प्रोटॉन है, हमारे जेड प्रोटॉन है, उनका चार्ज E है, तो जेड ई टोटल चार्ज हो गया प्रोटॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया। तो ये इतना फोर्स लगेगा हमारा अट्रैक्टिव कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 Ze²/r²। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर क्लोज्ड, स्टेशनरी एंड सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, दैट ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। That orbits are stationary for which angular momentum of electron is integral multiple of h/2π and electron revolves in these orbits only। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr ये h/2π का पूर्ण गुणित हो। ऐसे ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये कक्षाएं हमारी, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये कहलाती हैं स्थायी कक्षाएं या परमानेंट ऑर्बिट्स। mvr ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, एंड r डिस्टेंस ऑफ r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। देन mvr इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π इंटीग्रल मल्टीपल n h/2π या n h/2π को हम h कहते हैं, और n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हमारा n मुख्य क्वांटम संख्या है, और उसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से इंटीग्रल ऑर्डर में होती है। तो ये पूर्ण गुणित होगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग n h/2π हो, यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूर्ण गुणित हो। और जो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। और h प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। थर्ड पोस्टुलेट पर आते हैं हम। थर्ड पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनी एनर्जी while revolving in stationary orbit। इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनी एनर्जी while revolving in stationary orbit, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्कर लगाता रहता है। और एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट from one orbit to another orbit। When electron transit from one orbit to another orbit, then absorption or emission of radiation take place। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्कर लगाता रहता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाता है, तब तक वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है या जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहता है, तो वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना अवशोषण करता है। जब वो एक कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाता है, संक्रमित होता है या ट्रांजिशन होता है, तभी वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो इस तरह से बोर का एटॉमिक मॉडल हमारा, इसमें 3 पोस्टुलेट हो गई। इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये कक्षाएं स्थायी होती हैं। वही कक्षाएं पॉसिबल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणित हो। और खास बात, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। बिना ऊर्जा के उत्सर्जन के ही वो अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है या संक्रमित होता है। तो ये ट्रांजिशन 2 तरीके के हैं। पहले केस में इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु का एटम का न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट में है, और फिर वो अगली स्टेट में जाना चाह रहा है। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल गई जो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस है, E1 पहली स्टेट की एनर्जी हो गई, दूसरा E2
दूसरे स्टेट की एनर्जी हो गई इसके बराबर का। देयर आर टू सिचुएशन, E1 इज एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, E2 इज एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट. If atom get this electron get a photon of this energy difference E2 minus E1, photon of E2 minus E1, then this electron absorbs this photon and goes to E2 state, and in this process our photon is absorbed, यानी ऊर्जा का अवशोषण हो गया और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, यानी अपनी मूल कक्षा से ऊपर की ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में पहुंच गया. इसके उल्टा ऊर्जा का उत्सर्जन, अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियली हायर स्टेट में है तो वो कुछ देर बाद वो अपनी लोअर स्टेट में आ जाएगा. मान लेते हैं E3 में है तो वो E2 में आ जाएगा कुछ देर में, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है E3 और E2 का, E3 माइनस E2, इस एनर्जी का वो फोटॉन उत्सर्जित करेगा इस प्रक्रिया में. अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और वो अपनी मूल कक्षा में कुछ देर बाद वापस चलाएगा और मूल कक्षा में आने में वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जो कि इन कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर है. तो ये दो प्रोसेस हुए इसमें, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉन करके अपनी जो मूल ऑर्बिट है उससे उच्च कक्षा में चला जाता है, और उच्च कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न कक्षा में यानी अपनी मूल कक्षा में चला आता है. तो इस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करे. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहेगा तो वो हमेशा चक्कर लगाता रहेगा और ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना ही अवशोषण करेगा. जब ट्रांजिशन होगा तभी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, यानी परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर. तो परमाणु में बहुत सारी स्थायी कक्षाएं होती हैं और उन स्थायी कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है इस तरह से प्लॉट की जाती है. तो स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा n=2 पर, n=1 पर हमारी ये एनर्जी आ रही है, n=2 पर ये एनर्जी आ रही है. तो इस तरह से ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, n=1, 2, 3, 4, 5, और ये इन्फिनिटी ऑर्डर, इन्फिनिटी की ऊर्जा जो है हमारी 0 होती है. तो इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये कहलाते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, यानी परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर. और जो ये डायग्राम दिखाया गया है वो फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसकी एनर्जी होती है En (13.6/n²), जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये बदल जाती है जूल में. तो इस तरह से ये हमारी एनर्जीज हैं हाइड्रोजन एटम के केस में डिफरेंट ऑर्बिट्स की. और हमारी एनर्जीज निगेटिव हैं, इसका मतलब ये ऑर्बिट्स स्टेशनरी हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत स्टेबल स्टेट में है. जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ कन्वर्जन दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दें और वो जूल में बदल जाएगा. इन एटम एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, इन एटम एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब हमारे एनर्जी लेवल्स के बीच में काफ़ी गैप है, और एनर्जी लेवल्स हमारे एक सिंगल लाइन है, सिंगल एनर्जी लेवल है, कोई रेंज नहीं है. तो इस चीज़ को हम डिस्क्रीट कहते हैं. दिस फैक्ट इन एटम इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम. दिस फैक्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल पॉसिबल ही नहीं है. इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं, इसके बीच में, तो बीच वाले सारे एनर्जी लेवल गायब हैं. और केवल परमिसिबल एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, जो कि हमारे फार्मूले में फिट बैठते हैं. तो ये हमारा कहलाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम. परमाणु में हमारे जो ऊर्जा स्तर हैं या एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, उनका क्वांटमीकरण होता है. परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, और परमाणु में ऊर्जा स्तर संबंधी यह तथ्य, परमाणु में ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं ये तथ्य हमारा परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का क्वांटमीकरण है, यानी परमाणु की स्टेट्स का या एनर्जी लेवल्स का क्वांटमीकरण कहलाता है. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स यानी ऊर्जा स्तर
इसी परमाणु में या एटम में एनर्जी लेवल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये देखेंगे। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल यानी मूल ऊर्जा स्तर, और इसको ग्राउंड एनर्जी या मूल ऊर्जा भी कहते हैं। जो हमारा लेवल होता है, ऑर्बिट होती है, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो ग्राउंड एनर्जी या मूल ऊर्जा होती है। द स्टेट ऑफ एटम इन विच न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन possess minimum potential energy, nucleus and electron possess minimum potential energy due to Coulomb force between them, is called ground state energy of atom, and this energy level of atom is ground energy state। यानी परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसके नाभिक व इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसको हम कूलाम फोर्स कहते हैं, कूलाम बल के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तो परमाणु में वह अवस्था परमाणु की जिसमें नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच कूलाम फोर्स के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, वह परमाणु की मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था कहलाती है। तो परमाणु की मूल अवस्था, निम्नतम अवस्था में परमाणु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो न्यूनतम होती है। इसके संगत परमाणु का ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है, और इसमें परमाणु सदैव रह सकता है। तो इस तरह से हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और इसी में हमारा एटम हमेशा रहता है, और ये ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था कहलाती है। और इस ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो कहलाती है ग्राउंड एनर्जी यानी मूल ऊर्जा। तो हम ग्राउंड स्टेट के लिए परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो बाहरी कक्षा का ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उसी को हम ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। यानी मूल कक्षा उसकी वही है जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा का, और फिर उसके आगे भी कक्षाएं पॉसिबल होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है तो वो एटम की दूसरी अवस्थाएं होती हैं, वो मूल अवस्था नहीं कहलाती है। तो मूल अवस्था में नॉर्मली सभी ऑल एटम एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट, यानी साधारणतया सभी परमाणु अपनी मूल अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। और ग्राउंड स्टेट को हम E0 या O से लिखते हैं, और कुछ किताबों में E1 से भी लिखा जाता है। तो ये नॉमेनक्लेचर के ऊपर है हमारी ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था परमाणु की क्या लिखी जाती है। तो हम E0 ही लेकर चलेंगे यहाँ। फॉर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज E0, और ये माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी पहली ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर हो गया। E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम की बात करें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है हमारा लिथियम, यानी हाइड्रोजन के समान एटम है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के जो एनर्जी होती है वो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो E2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखो, और फिर जेड की वैल्यू हम 3 रखेंगे। तो इस तरह से ये -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे लिथियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई। ग्राउंड स्टेट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट में हमेशा परमाणु ग्राउंड स्टेट में ही बना रहता है, बशर्ते हम कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें एटम में। नेक्स्ट स्टेट इज एक्साइटेड एनर्जी लेवल, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर। एक्साइटेड एनर्जी लेवल या उत्तेजित ऊर्जा स्तर। व्हेन एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड लेवल, व्हेन एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड लेवल, दैट इज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन its own orbit E0, and this electron gets a photon of energy. Next higher level is this much, this one E1, and a photon is incident of energy E1 minus E0 from external sources. Then electron reaches in higher state E1, electron reaches in higher state E1 and orbiting in this state. This is called excited state of atom. Electron in ground state absorbs energy E1 minus E2 and get into E1 state and revolves around in atom in this E1 state. This is called
एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, यानी परमाणु जब मूल अवस्था में है तो और उसको किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा E इक्वल टू E1 माइनस E0 ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अपनी मूल कक्षा छोड़ के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इस फोटॉन का अवशोषण हो जाता है। इस अवस्था को ही परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है या कहा जाता है। परमाणु की उत्तेजित अवस्था क्या कहलाती है? जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी जो मूल कक्षा है जिसमें वो चक्कर लगाता है ग्राउंड स्टेट, उसको छोड़कर फोटॉन एब्जॉर्ब करके उसको छोड़कर वो अगली ऑर्बिट में चला जाता है, नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट में चला जाता है। तो ये उस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है अपना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में। तो हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रहने की जो अवस्था है वही परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब तक हायर ऑर्बिट में रहता है तब तक हमारा परमाणु एक्साइटेड स्टेट में रहता है। हायर स्टेट में या हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहेगा, वो सदैव न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा हायर ऑर्बिट में कब तक रहेगा? लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज 10⁻⁸ सेकेंड। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज 10⁻⁸ सेकेंड। यानी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन हायर स्टेट टिल 10⁻⁸ सेकेंड ओनली। यानी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड ही होता है। इस समय के बाद इलेक्ट्रॉन अपने आप मूल कक्षा यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी उसकी मूल ऑर्बिट थी उसी ऑर्बिट में चला आएगा अपने आप। आफ्टर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जंप्स इनटू ग्राउंड स्टेट और लोअर लेवल। यानी इसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है और ऊर्जा E1 माइनस E0 का एक फोटॉन उत्सर्जित होता है या एक विकिरण निकलता है। तो इस तरह से ये हमारा एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम हो गया। इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं। ये E0 हमारे एटम की मूल अवस्था है यानी ग्राउंड स्टेट है, और इसके बाद वाली एक ऑर्बिट जो पॉसिबल है परमाणु में हमारी एटम में E1 ऑर्बिट है। इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और फिर दूसरी स्टेट जो पॉसिबल है वो E2 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम यानी द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इस तरह से जितनी भी पॉसिबल हैं वो सब ऑर्बिट्स कहलाएंगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को जो ये मूल कक्षा में गति कर रहा है इसमें अगर उसको इस एनर्जी डिफरेंस का E1 माइनस E0 का फोटॉन मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके या ग्रहण करके E1 कक्षा में चला जाता है और वहां चक्कर लगाता है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम कहलाती है। यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था या जो ये एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी और पोटेंशियल कहलाता है, और ये प्रथम उत्तेजन विभव होता है। नेक्स्ट अगर ये न मिला तो ये दूसरा फोटॉन मिल गया जिसकी एनर्जी E2 माइनस E0 है। E2 माइनस E0 फोटॉन का हमारा फोटॉन मिल गया, तब भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा E2 स्टेट में और फिर E2 स्टेट में चक्कर लगाएगा। ये कहलाती है हमारे एटम की द्वितीय एक्साइटेड स्टेट यानी द्वितीय उत्तेजित अवस्था या सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लगी है ये कहलाती है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी या पोटेंशियल द्वितीय उत्तेजन विभव। तो ये जो एनर्जी की मात्रा है H-2 हमारी E2 माइनस E1 ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है, और H-1 E1 माइनस E0 फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। इसके करेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा प्रथम उत्तेजन विभव, और इस एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालेंगे द्वितीय उत्तेजन विभव। ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम हो गई। परमाणु की कई उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं, ये डिपेंड करता है कि एटम को कौन सी एनर्जी डिफरेंस का फोटॉन मिला है और वो उसी स्टेट में जाकर गति करने लगेगा। लेकिन फिर यही शर्त है कि हमारे एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड है, 10⁻⁸ सेकंड। इसके बाद परमाणु को अपने आप नीचे इलेक्ट्रॉन को अपनी मूल कक्षा में आना ही पड़ेगा, और फिर साथ ही साथ इस एनर्जी डिफरेंस का एक फोटॉन उत्सर्जित होगा। तो इस तरह से परमाणु में एटम में जो अवस्थाएं हैं, बाह्यतम कक्षा हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और फिर इसके बाद वाली सारी कक्षाएं
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से इसी ऑर्डर में लगी रहती हैं और फिर लास्ट में जाके एनर्जी जीरो हो जाती है। हमारी एक ऑर्बिट मिलेगी जहां पर एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसकी चर्चा करेंगे अब। आयनाइजेशन एनर्जी लेवल यानी आयनन ऊर्जा स्तर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अंडर फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, यानी नाभिक से हम इतनी दूर ले जाएं कि कूलॉम फोर्स काम न करे, तो ये आयनन ऊर्जा कहलाती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। और परमाणु की यह अवस्था जिसमें परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, यानी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, आयनित अवस्था कहलाती है। इस केस में परमाणु हमारा एटम आयन बन जाता है। परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आयन बन जाएगा। तो जितनी एनर्जी लगती है, रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी हमारी कहलाती है आयनन ऊर्जा। ये एनर्जी हमारी आयनन ऊर्जा कहलाती है या आयनित आयोनाइजेशन एनर्जी। द स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम इन विच वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इट्स एक्सटीरियर ऑर्बिट। The energy level corresponding to ionized state is called ionized energy level. The energy level corresponding to ionized state is called ionized energy level. Ionized energy level is at this where energy is zero. Ionization energy or potential energy is only one and unique, one or unique, but excitation potential इज मोर देन वन फॉर एन एटम। अतः आयनित अवस्था का संगत ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा स्तर कहलाता है। आयनित अवस्था का संगत ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा स्तर कहलाता है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान एक ही होता है, जबकि उत्तेजन विभव एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये हमारी आयनाइज्ड स्टेट एक ही रहेगी, जबकि एक्साइटेड स्टेट कई होती हैं। आयनाइज्ड का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ लेते हैं। हाइड्रोजन में सबसे पहली स्टेट में हमारा एटम इलेक्ट्रॉन रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस का फोटॉन सप्लाई करेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। E2 माइनस E1 E3 माइनस E1 का करेंगे तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करते हुए एक सिचुएशन ऐसी आएगी हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो इसमें चला जाए, n=इनफाइनाइट, यानी जिसमें एनर्जी इसकी जीरो हो जाए। तो जीरो एनर्जी का लेवल जो होता है वहाँ कूलॉम फोर्स काम नहीं करता और ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया और हमारा परमाणु आयोनाइज्ड हो गया या आयन बन गया। तो ये सिचुएशन जिसके लिए हम मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें, वो एक्साइटेशन एनर्जी या हमारा एक्साइटेशन नहीं, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयन बनाने की एनर्जी चाहिए। और वो कितनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, इसको एटम से यानी हाइड्रोजन से रिमूव करने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। क्यों? ये जीरो माइनस दिस एनर्जी का डिफरेंस का चाहिए, तभी तो वो इस एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए E∞ माइनस E1 एनर्जी सप्लाई करनी होगी, जो कि अंतर आता है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में, ये हाइड्रोजन परमाणु से बाहर निकल जाएगा और ये स्टेट कहलाती है हाइड्रोजन एटम की हमारी आयनाइज्ड स्टेट या आयनित अवस्था। और आयनित अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी देनी होती है वो ऊर्जा की मात्रा हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से हमारा जो एक्साइटेड लेवल्स हैं वो क्या हैं? ये हमारे एटम की सबसे बाहरी कक्षा है, मान लेते हैं ये कक्षा है मूल एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन को इस डिफरेंस का हम फोटॉन सप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और फिर इस डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं फोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जबकि
अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम एटम, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी में पा जाए कि इलेक्ट्रॉन इस एटम के प्रभाव से ही पूरी तरह से मुक्त हो जाए, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से निकाल दिया जाना ही आयोनाइज्ड स्टेट या आयनित अवस्था कहलाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस प्रक्रिया में जितनी एनर्जी दी जाएगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा कहलाती है। और जिस अवस्था में इलेक्ट्रॉन चला गया हमारा वो लेवल हमारा आयोनाइज्ड लेवल हो गया, और ये एटम की जो अवस्था हो गई हमारी आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम यानी परमाणु की आयनित अवस्था। और हमारा जो आयोनाइज्ड लेवल होगा, आयोनाइज्ड एनर्जी स्टेट E=0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होगा हमारा आयोनाइज्ड एनर्जी लेवल, जहां इलेक्ट्रॉन जाकर रुकेगा या इसके आगे अगर उसको और एनर्जी दी गई तो वो पर्टिकुलर एनर्जी पजेस करेगा और इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा, एटम के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो इस तरह से एक्साइटेशन में परमाणु इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, जबकि आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकाल दिया जाता है परमाणु से और इलेक्ट्रॉन का परमाणु से संपर्क ही खत्म हो जाता है। तो ये हमारा आयोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट थिंग है हमारा ट्रांजिशन या संक्रमण। चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन या परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ही संक्रमण कहलाता है। तो ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जा रहा है तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है या परमाणु हमारा ट्रांजिशन कर रहा है। तो ट्रांजिशन ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉनों का एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना ही कहलाता है। तो इसमें कई तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। पहला ट्रांजिशन हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन यानी प्रकाश या विकिरण का अवशोषण। तो हम विकिरण का अवशोषण या प्रकाश का अवशोषण इसकी चर्चा करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ये ट्रांजिशन कैसे टेक प्लेस करते हैं इसकी चर्चा करेंगे हम। लेवल E0 इज ग्राउंड स्टेट। लेवल E0 इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। E1, E2, E3 आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम्स। एटम यदि परमाणु की मूल अवस्था E0 है और उत्तेजित अवस्थाएं में ऊर्जा क्रमशः E1, E2, E3 इत्यादि हैं, एटम विल एब्जॉर्ब दैट फोटॉन। एटम विल एब्जॉर्ब दैट फोटॉन। एटम विल एब्जॉर्ब दैट फोटॉन हुज एनर्जी इज इक्वल टू E1 minus E2। दिस डिफरेंस E1 minus E2 एंड E2 minus E0, E2 minus E0 और E3 minus E0. So then atom will absorb that photon whose energy is equal to E1 minus E0, E2 minus E0, E3 minus E0, etc. Except these energies photon, other photon will not be absorbed by atom. Except these photon, atom will not absorb any other photon. यानी परमाणु केवल उन फोटॉनों का अवशोषण करते हैं, परमाणु केवल उन फोटॉनों का अवशोषण करते हैं जिनकी ऊर्जा E1 minus E0 या E2 minus E0, E3 minus E0 इत्यादि हैं। इसके अलावा जितने भी फोटॉन परमाणु पर डाले जाते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्जा के फोटॉनों का अवशोषण परमाणु द्वारा नहीं होता है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन कहलाता है, यानी विकिरण का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से ये जो एनर्जी डिफरेंस है हमारे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट, इन्हीं एनर्जी डिफरेंस के फोटॉन एटम द्वारा या परमाणु द्वारा या इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अन्य ऊर्जा के फोटॉन का अवशोषण परमाणु नहीं करता है। इफ एटम एब्जॉर्ब्स फोटॉन ऑफ एनर्जी, इफ एटम एब्जॉर्ब्स ऑफ फोटॉन एनर्जी फॉलोइंग एनर्जी, यदि परमाणु द्वारा अवशोषित की गई फोटॉन की ऊर्जा E1 minus E0 है तो ट्रांजिशन क्या होगा हमारा? ट्रांजिशन 1 होगा। यहाँ 1 से दर्शाया गया है। एटम इज इन स्टेट E1 आफ्टर एटम एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण के बाद हमारा एटम परमाणु उत्तेजित अवस्था E1 में है। हमारा परमाणु या इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था E1 में है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी ये प्रक्रम हमारा विकिरण का अवशोषण कहलाता है।
दूसरा ट्रांजिशन क्या है, E2 माइनस E0, एनर्जी का फोटान एब्जॉर्ब हो जाए तो इसमें ट्रांजिशन 2 टेक प्लेस करेगा और एटम इज इन स्टेट E2, यानी E2 स्टेट में हमारा परमाणु है और फिर परमाणु E2 उत्तेजित अवस्था में है, एटम इज इन स्टेट एक्साइटेड स्टेट E2। थर्ड केस क्या है, E3 माइनस E0 का फोटान इंसिडेंट हो रहा है, ट्रांजिशन 3 यानी संक्रमण 3 प्लेस करेगा, संक्रमण 3 ये है हमारा, और इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन E3 ऑर्बिट में चला जाएगा यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, और हमारा परमाणु E3 एक्साइटेड स्टेट में यानी E3 उत्तेजित अवस्था में होगा। तो इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन यानी ऊर्जा का अवशोषण या विकिरण का अवशोषण, उन्हीं विकिरण का अवशोषण होगा जिनके लिए हमारे हायर स्टेट और ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस इक्वल हो उनकी एनर्जी के, यानी ये ऊर्जा का डिफरेंस का अगर फोटान डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन इन फोटानों को अवशोषित करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन नहीं होगा। थस एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट इफ एब्जॉर्ब्स फोटान and electron goes to higher state. Electron initially in ground state and absorbs a photon and goes to higher state. The process is called absorption of radiation. The process is called absorption of radiation and result is what we get result? Result is atom is in excited state. अतः परमाणु जो मूल अवस्था में है, परमाणु जो मूल अवस्था में है यदि फोटान अवशोषित करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो हायर स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। यह प्रक्रम विकिरण का अवशोषण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाना ही, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया तभी होती है, यानी विकिरण का अवशोषण तभी होता है जब हम पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस का फोटान इंसिडेंट करें, अदरवाइज फोटान का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस यानी E1 और E0, E1 माइनस E0 या E2 माइनस E0 या E3 माइनस E0, इन एनर्जी डिफरेंस का फोटान ही इंसिडेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा विकिरण का अवशोषण होगा यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का जो रिजल्ट मिलता है, परमाणु हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजिशन होता है वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। स्पॉन्टेनियस या स्वतः उत्सर्जन। नाउ लेट एटम इज इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट, यानी हम मान लेते हैं एक स्टेट E1 में है, तो लेट एटम इज इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट E1 सिंस लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ऑल एक्साइटेड स्टेट इज 10 to the power minus 8 second. Lifetime of excited state is 10 to the power minus 8 second. Hence, after this time, atom must go back to in its ground state spontaneously. After this time, atom must go back to its ground state spontaneously. यानी माना कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था E1 में है, परमाणु हमारा उत्तेजित अवस्था E1 में है, चूंकि उत्तेजित अवस्था का जीवन काल यानी E1 में एटम के इलेक्ट्रॉन के रहने का जो टाइम है वो 10 to the power minus 8 सेकंड है, जीवन काल 10 घाते माइनस 8 सेकंड ही होता है। इस समय के बाद परमाणु स्वतः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट से E0 स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है, और इसको हम परमाणु को कहते हैं उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा हायर ऑर्बिट से यानी E1 स्टेट से E0 स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। Thus, if atom is in excited state, after 10 to the power minus 8 second, electron of atom returns spontaneously. Electron of atom return spontaneously from higher orbit to ground orbit, higher orbit E1 to ground orbit E0 or state, and a photon of energy h nu is equal to E1 minus E0 is radiated or emitted in form of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी अतः यदि परमाणु उत्तेजित अवस्था में है, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E1 में है, परमाणु एक्साइटेड स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च ऊर्जा स्तर E1 में है, तो 10⁻⁸ सेकंड बाद, यानी 10⁻⁸ सेकंड रहने के बाद इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाने के बाद एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में स्वतः चला आता है, स्वतः ही चला आता है और इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप चला आएगा 10⁻⁸ सेकंड बाद। इस प्रक्रिया में एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा E1 E0 है, एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा E1 E0 है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। तो यानी एक फोटॉन इस ऊर्जा डिफरेंस का उत्सर्जित हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। विकिरण का स्वतः उत्सर्जन कहलाता है। यानी परमाणु हमारा एक्साइटेड स्टेट में है और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर स्टेट में है और 10⁻⁸ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन अपने आप इस हायर स्टेट से, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे की ओर ग्राउंड स्टेट में चला आएगा, मूल ऊर्जा स्तर में अपने, और फिर इस प्रक्रिया में एक फोटॉन उत्सर्जित हो जाएगा जिसकी ऊर्जा E1 E0 है। और ये जो उत्सर्जन की घटना है ये स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप 10⁻⁸ सेकंड बाद ये प्रक्रिया अपने आप हो जाती है, स्वतः उत्सर्जन में अपने आप हो जाता है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन ही कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी है डेल्टा E = E1 E0, यानी hν फोटॉन की एनर्जी है जो उत्सर्जित हुआ है, और न्यू फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिखेंगे, hc/λ हो गया तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, और लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है hc/ΔE, डेल्टा E E1 E0। इस तरह से वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजिशन की चर्चा करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। पहले दो ट्रांजिशन थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा प्रोसेस था हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तीसरा प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। लेट एटम इज इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इन हायर स्टेट, हायर एनर्जी लेवल E1। एटम इज एक्साइटेड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी लेवल E1। नाउ इफ ए फोटॉन ऑफ एनर्जी hν E1 E0, photon of energy E1 E0 is incident on atom, which is equal to energy hν E1 E0 emitted by spontaneous emission after 10⁻⁸ second. This photon is exactly similar to this photon. In the field of this incident photon hν, electron absorbs this photon. Completely absorbs this photon, incident photon, and electron of atom goes from higher orbit E1 to lower orbit E0 or ground state E0 by emitting two identical photon hν. By emitting two identical photon hν, which travels in same direction, the process is called stimulated emission of radiation. यानी माना परमाणु प्रारंभ में उत्तेजित अवस्था E1 में है, अर्थात परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E1 में है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन हमारा E1 में है, यदि इस पर E1 में रहते हुए हम यदि E1 E0 का एक फोटॉन परमाणु पर डाला जाए तो परमाणु या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन के प्रभाव में इस फोटॉन को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। जैसे ही हम इस फोटॉन को डालेंगे, इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करते ही उच्च ऊर्जा स्तर E1 से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E1 से E0 में आ जाता है। तो हमारा जो है फोटॉन को अवशोषित कर लेता है इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा स्तर E1 से
E1 से मूल ऊर्जा स्तर E0 में आ जाता है और दो समान फोटानों का उत्सर्जन करता है। E1 से E0 में आएगा मूल ऊर्जा स्तर में, और चूंकि ये फोटान अवशोषित किया है तो इसलिए अब दो फोटान निकलेंगे और ये दोनों फोटान एक ही दिशा में चलते हैं और एकदम समान होते हैं। तो दो एक समान फोटानों का यानी आइडेंटिकल फोटानों का उत्सर्जन होता है जो कि एक ही दिशा में चलते हैं। यह प्रक्रम उस उद्दीपित उत्सर्जन कहलाता है या स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। तो इस तरह से हमारा जो स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ उसमें हमारा एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट E1 में है और इस पर और जो टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड नहीं हुआ है, 10⁻⁸ सेकंड नहीं हुआ है। और इससे पहले ही हमने एक फोटान डाल दिया जो कि E1 - E0 एनर्जी डिफरेंस का था, यानी स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटान निकलने वाला था वही हमने डाल दिया यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन इस फोटान को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस फोटान को एब्जॉर्ब कर रहा है और तुरंत ही E1 स्टेट से E0 स्टेट में आ रहा है और बाई इमिटिंग इस प्रक्रिया में दो फोटान एकदम आइडेंटिकल फोटान बाहर निकलते हैं, यानी इनका उत्सर्जन होता है और ये दोनों फोटान एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ये दो फोटानों का उत्सर्जन की जो घटना है ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन कहलाता है। इसमें जो इमिटेड फोटान है इनके चलने की दिशा से लेकर सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर होता है और ये फोटान कहलाते हैं हमारे कोहेरेंट फोटान। ये जो है कला संबद्ध फोटान होते हैं, ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और साथ ही साथ इनका सारा कुछ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब एग्जैक्टली मैचिंग होता है। तो ये हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन से कोहेरेंट फोटान निकलते हैं और ये प्रिंसिपल स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रिंसिपल लेजर में उपयोग होता है। लेजर में हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन का जो सिद्धांत है वो उपयोग में आता है। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन में फोटान का अंतर है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में वो अपने आप होता है, 10⁻⁸ सेकंड बाद अपने आप हो जाएगा, एक फोटान निकलेगा। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में हम 10⁻⁸ सेकंड का वेट नहीं करते, उसके पहले ही फोटान डाल देते हैं और इस एनर्जी डिफरेंस का फोटान डालेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके और फिर E1 से E0 स्टेट में आ जाए तुरंत, और फिर दो फोटान इस प्रक्रिया में निकलेंगे और ये दोनों फोटान कोहेरेंट होते हैं यानी एकदम आइडेंटिकल एक दूसरे के एक ही दिशा में भी चलते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और इन फोटानों के निकलने की जो घटना है ये स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन कहलाती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा अपने आप होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें एक फोटान डालना पड़ता है, पर्टिकुलर फोटान डालेंगे तभी स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन स्टिमुलेट किया जाता है यानी इसके लिए कुछ दशाएं बनाई जाती हैं ताकि स्टिमुलेटेड एमिशन हो, और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होता रहेगा।